हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 10 वालों के लिए उनके साइंस के ना वो कह सकते हैं पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1, जिसमें बात हुई है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। कार्बनिक यौगिक कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, तो सबसे पहले दहन आपने पढ़ा है। इसके बाद आपने पढ़ा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को तो जानते रहिए आप लोग कि अगर एल्कोहल है उसका अगर क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाए तो एल्कोहल किस बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जितने कार्बन का एल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रट लो आप। जैसे अगर एक कार्बन का एल्कोहल है, अगर उसकी अभिक्रिया अम्लीय K2Cr2O7 अथवा क्षारीय KMnO4 से कराई जाए, एक कार्बन के एल्कोहल से एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है फार्मिक अम्ल, उसमें एक ही कार्बन होता है HCOOH। जैसे मेथिल एल्कोहल हो, ध्यान दीजिए भाई आपका, अगर मेथिल एल्कोहल लिया है तो उससे मिलेगा, मतलब एक कार्बन का एल्कोहल तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, उससे मिलेगा मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अगर आपने एथिल एल्कोहल लिया है या एथेनॉल लिया है तो उससे मिलेगा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको थोड़ा जानते रहिए। उसके बाद आपको पढ़ाया गया संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। और अगर कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो उसमें हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन एल्काइन, ये सब कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। तो उसमें होता क्या है, अगर एल्कीन एल्काइन में संकलन या योगात्मक अभिक्रिया दिखा जाए तो उसमें सबसे पढ़ेंगे आप लोग हाइड्रोजनीकरण के बारे में। हाइड्रोजनीकरण के बारे में कि अगर एल्कीन एल्काइन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाए निकिल पैलेडियम अथवा प्लेटिनम में, तो उसके फलस्वरूप जोड़ेंगे अगर आप तो उसके फलस्वरूप एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? तो भाई दो प्रोडक्ट, दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई, एल्कीन या एल्काइन प्लस H2, दो अभिकारक हो जा रहा है और मिल रहा है एल्केन, एक ही प्रोडक्ट। तो ये योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्कीन एल्काइन में H2 जोड़ रहे हैं, इसकी उपस्थिति में निकिल पैलेडियम अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 को जोड़ रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है, मतलब जुड़ रहा है हाइड्रोजन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण में भी सबसे पहले आप, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वनस्पति तेलों का कठोरीकरण। जो वनस्पति तेलों का कठोरीकरण है हाइड्रोजनीकरण का एग्जाम्पल है, एक प्रकार का हाइड्रोजनीकरण है। वनस्पति तेलों के कठोरीकरण में क्या होता है कि वनस्पति तेल जो कि असंतृप्त होते हैं उनमें हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? हाँ, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसको 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर, मतलब अगर सही तरीके से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे आप कि वनस्पति तेलों को या फिर कह सकते हैं वनस्पति तेलों को 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर, ठीक है, या हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है? हाँ, वनस्पति घी प्राप्त होता है जो कि संतृप्त होता है। इस प्रक्रिया को आप क्या बोल देते हैं? वनस्पति तेलों का कठोरीकरण। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को हटाकर, जब कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले ले, उसके स्थान पर स्वयं चला जाए, उस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है उसमें आप पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, कि अगर आप एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एल्केन में सबसे सरलतम एल्केन मेथेन पढ़ा गया है, बस जानते रहो कि यहाँ जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों में वो दिखाता है एल्केन। कौन दिखाता है? तो अगर आप एल्केन में बात करें या मेथेन कह दो, उसमें जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का योग करेंगे या उस एल्केन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एल्केन क्या करता है, तो क्लोरीन क्या करता है, बारी बारी से करके एल्केन के सभी H को हटा देता है। अगर आपने CH4 लिया है
तो CH4 के बारी बारी से करके सभी H को कौन हटा देगा? क्लोरीन हटा देता है। तो ये जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। Cl आता जा रहा है, H हटता जा रहा है। इसके बाद ये लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में, जो कि आपको पढ़ना है। आपके मतलब कह सकते हैं सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक किसके बारे में? एथेनॉल, एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले बात करें एथेनॉल की, या एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है। तो देखो बताया जा रहा है कि एथेनॉल कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? इसका सामान्य नाम एथिल एल्कोहल। ये सब जानते रहिए। अब बता रहे जितने भी एल्कोहली पेय पदार्थ, मतलब ऐसे पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ जिसमें एल्कोहल की बात हो, एल्कोहल का जिक्र है कि भाई एल्कोहल है इसमें, तो उसमें यही एल्कोहल होता है। कौन सा? जितने भी एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उन सभी में कौन होता है? हाँ, मतलब उन सभी का महत्वपूर्ण घटक एथिल एल्कोहल होता है। और इसके अलावा यह एक अच्छा विलायक भी है। यह एक अच्छा विलायक है। इसकी वजह से इसका उपयोग कहाँ होता है? टिंचर आयोडीन। जानते हैं टिंचर आयोडीन? टिंचर आयोडीन जो होता है वो एल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, एल्कोहल और आयोडीन। अगर आपसे कोई कह दे टिंचर आयोडीन क्या होता है? टिंचर आयोडीन एक अच्छा नाम में था। ये होता है एल्कोहल, वही एल्कोहल एथिल एल्कोहल, वह आयोडीन I2 का समांगी मिश्रण, समांगी। तो इसमें विलायक ये होता है, विलेय कौन होता है? जानते रहो टिंचर आयोडीन में विलायक एल्कोहल होता है, एल्कोहल होना चाहिए। तो टिंचर आयोडीन हो गया। कफ सिरप, हाँ कफ सिरप होता है उसमें एल्कोहल होता है। टॉनिक वगैरह होते हैं, ठीक है। इन सभी औषधि, सब औषधि है हमारे लिए, ठीक है। इन सभी औषधियों में विलायक के रूप में यूज होता है भाई। अच्छा विलायक होने की वजह से विलायक के रूप में किसमें भाई? टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में यूज होता है, प्रयुक्त होता है विलायक के रूप में। और बताया कि यह जल में किसी भी अनुपात में घुल जाता है। जल में जो है एल्कोहल घोलते हैं तो घुल जाता है किसी भी अनुपात, और जल ज्यादा रहे चाहे कम रहे घुल जाएगा। अब बताया गया कि इसका क्वथनांक और गलनांक, जो क्वथनांक होता है कितना होता है? 156 केल्विन, और गलनांक कितना होता है? 351 केल्विन, ठीक है। अब बताया गया इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। किसकी भाई? एथेनॉल की कौन कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन शो करता है? आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि एथेनॉल किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था जानते हो, ये भौतिक अवस्था है, किस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है भाई। एथेनॉल किस अवस्था में पाया जाता है ये सब जानते रहो। पूछता है कभी कभी टिंचर आयोडीन में विलायक कौन होता है? एल्कोहल। कौन विलायक होता है? तो ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। इसके बाद है आपका एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। आपके बुक में तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया दिया है, तो मैंने दोनों की बात की। चलो सोडियम पोटेशियम इन सब धातुओं से क्रिया कराएं। तो अगर आप एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम पोटेशियम, ऐसे दोनों लिख लो, सोडियम या पोटेशियम धातु से कराएंगे, सोडियम या पोटेशियम धातु से कराएंगे, तो क्या पता है आपको मिलेगा? सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड, इस पूरे का नाम होता है एथॉक्साइड। C2N CH3CH2O, इसका नाम क्या है? एथॉक्साइड। ईथर का नामकरण आपने पढ़ा है ना, ROR, भाई O जुड़ जाएगा तो एल्कोक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एल्कोक्साइड में 2 कार्बन, तो एथॉक्साइड बोल देंगे। भाई 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथॉक्साइड। तो सोडियम होगा तो सोडियम एथॉक्साइड, पोटेशियम होगा तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम एथॉक्साइड। तो अगर आप ध्यान दो, एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल है, इसकी क्रिया सोडियम या पोटेशियम धातु से कराएंगे ना, तो जानते क्या होता है? ये जो सोडियम धातु है ये आता है H को हटा देता है, O-H+। सोडियम धातु किसको हटाता है? H को हटा देगा। तो H हटेगा तो किस रूप में हटेगा? ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? इसको लिख सकते हैं आप, तो थोड़ा जानते रहो। एक्सपेरिमेंटल है कि सोडियम धातु से कराएंगे तो मिलेगा सोडियम एथॉक्साइड। बस जानते रहो फार्मूला भी आपका कि H2 हटेगा। अगर तुमको बैलेंस करना है तो H यहाँ 1 है, यहाँ भी हाफ कर दो, बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा ना भाई। हाफ करेंगे तो H यहाँ 1 है, वहां भी 2H है, हाफ से करेंगे, हाफ से हुआ ना, हाफ करेंगे 1H हो जाएगा।
तो अगर पोटेशियम धातु से क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम एथॉक्साइड मिल जाएगा। और एक अगला रिएक्शन क्या है, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन का मतलब होता है ना कि किसी जटिल अणु में से छोटे छोटे अणुओं का निकल जाना, मतलब कुछ निकलना। तो जब ध्यान से देखो, जब एथिल एल्कोहल का विलोपन होता है ना, विलोपन का मतलब इसमें से कुछ निकलेगा। जानते हैं क्या निकलता है? एथिल एल्कोहल में ना आप इसको मानते हैं अल्फा कार्बन, मतलब वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ऐसे ही समझ लो। और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है? ये अल्फा है, बीटा है। अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से H निकलता है, जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? जल। अभी तुमको मिला क्या? CH2 लेकिन अगर CH2 एक बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा, एक बॉन्ड तभी तो वैलेंस होगा। जैसे मान लो CH2 ऐसा कर दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या वैलेंसी पूरा है? नहीं भाई, वैलेंसी पूरा नहीं है। तो आप एक बॉन्ड बढ़ाएंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। क्या नाम होगा? समझ तो पा रहे हैं आप इसको याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर एथेनॉल को किसकी भाई, हाँ, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं ये भी जानते रहो। 443 केल्विन ताप पर ना, और सांद्र H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल ना इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है निर्जलीकारक। निर्जलीकारक का मतलब जानते हैं कि जल को निकालता है किसी पदार्थ से। कहीं से जल के निकालने में क्या होता है? सहायक होता है कौन? H2SO4। तो यही बताया जा रहा है कि अगर इथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए, ये टेम्परेचर फिक्स है। तो जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसकी उपस्थिति में इतना टेम्परेचर पर तो अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H निकलता है, H2O निकल जाता है, और बचता क्या है? एथीन बचता है। क्या बचता है? तो यही लिखा गया है कि गर्म करने पर इसके, रुको पहले, निर्जलीकरण के फलस्वरूप लिखना है, इसके निर्जलीकरण लिखना है, इसके निर्जलीकरण के फलस्वरूप, मतलब यहां से जल निकल जाता है, फलस्वरूप इस, हाँ, इसके निर्जलीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ये सही है, फर्स्ट सेंटेंस गड़बड़ हो गया था। तो यहां से जल निकल जाता है और क्या बचता है? एथीन। ठीक है, आप इस फिक्स रिएक्शन को रटिए आप। देखिए ध्यान से, अभी आपने एल्कोहल के प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि एल्कोहल का सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? जैसे मान लो इथिल एल्कोहल है तो आपको मिलेगा सोडियम एथॉक्साइड। अगर आपने पोटेशियम धातु से कराया तो क्या मिलेगा? पोटेशियम एथॉक्साइड। फार्मूला क्या होगा? C2H5O या नहीं, या C2H5OK। ठीक है। और अगर इथिल एल्कोहल को आप गर्म कर दें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर, तो आप जान लीजिए जिस एक कार्बन से OH निकलता है, उसके बगल वाले कार्बन से H निकलता है, H2O निकल जाता है और एथीन बन जाता है। एक कार्बन से OH और अगले कार्बन से H2O निकल जाता है और क्या बनता है? जल। लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रहा है आपको याद रखना पड़ेगा, किसकी? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। टेम्परेचर भी याद रखें, अच्छा रहेगा, 443 केल्विन। इसके बाद अगला क्या है आपका? एथेनोइक अम्ल। ये बताया जा रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि आप जानते हैं ना, एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है या एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COH होता है। और बताया कि एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल को आप लोग सिरका कह देते हैं, नहीं, एसिटिक अम्ल सिरका नहीं है। जब किसी विलयन में 3 से 4% एसिटिक अम्ल पाया जाए तो उसको क्या नाम देते हैं? सिरका। अंग्रेजी में सिरका जानते क्या बोलते हैं? विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं, सिरका। तो यही एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को, या एथेनोइक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सामान्यतः सिरका कहा जाता है। और सिरके का उपयोग कहाँ होता है आप जानते हो? अचार को नष्ट होने से बचाने के लिए अचार में डालते हैं सिरका ना, ताकि अचार खराब ना हो। यही है, अचार के परिरक्षक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इसका जो क्वथनांक और गलनांक है, क्वथनांक होता है 391 केल्विन और गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। और यह एक प्रकार का कौन सा अम्ल है? दुर्बल। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये सब कौन से अम्ल है? दुर्बल।
ठीक है। और यहाँ क्या है, एक सबसे इसका रिएक्शन जो है, एथेनोइक अम्ल कौन कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, स्टीरीकरण अभिक्रिया, स्टीरीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे सोडियम धातु से अभिक्रिया, मान लो करा दूं। स्टीरीकरण जानते हैं, पहला ये समझो कि स्टीरीकरण हो जाएगा, उसके बाद में पढ़ाऊंगा धातु के साथ अभिक्रिया, उसके बाद में पढ़ाऊंगा धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, इसके बाद में पढ़ाऊंगा धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हालांकि आपके टॉपिक के हिसाब से, आपको दिया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का है, एसिटिक अम्ल का दिया है एक स्टीरीकरण अभिक्रिया, पहला रिएक्शन आपके बुक में दिया है, स्टीरीकरण अभिक्रिया पहला दिखाता है, और दूसरा दिया है NaOH के साथ अभिक्रिया, और तीसरा दिया है सोडियम, कह सकते हैं धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये 3 रिएक्शन दिया है, लेकिन एक मैं पहले पढ़ा दूंगा, धातु से फिर धातु हाइड्रोक्साइड। एल्कोहल देखो, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल में डिफरेंस ये है ना, अगर आपसे कह देखिए एल्कोहल और एसिटिक अम्ल में कौन ज्यादा अम्लीय होता है, तो जो एल्कोहल होता है वो केवल ना सोडियम धातु से क्रिया करता है, मतलब धातु सोडियम पोटेशियम जिंक इन सब से क्रिया कर लेता है, तो बनाएगा मतलब कि एथॉक्साइड जो भी होगा। अगर मेथिल एल्कोहल तो मेथॉक्साइड बनाएगा, एथिल एल्कोहल क्या बनाएगा, एथॉक्साइड बनाएगा, और वहां से H+ निकलता है जो कि H2 के रूप में जाता है। तो H+ का निकलना उसके अम्लीय लक्षण को दिखाता है। H+ का निकलना क्या दिखाता है कि भाई एल्कोहल थोड़ा बहुत अम्लीय होता है, कभी कभी रिएक्शन में अम्लीयता का गुण दिखा देता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अम्लीय है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में कौन बेहतर अम्ल है, इन दोनों में, हालांकि दोनों ही दुर्बल अम्ल है, उन दोनों में बेहतर अम्ल कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों भाई, पूछे कि रिएक्शन से प्रूफ करो, किसी रिएक्शन से प्रूफ कीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय। तो अगर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे या एसिटिक अम्ल लेंगे, वो भी धातु से क्रिया करेगा, एल्कोहल भी धातु से क्रिया कर लेगा, ये तो बराबर रिएक्शन है, इससे नहीं स्पष्ट होगा, दोनों H+ निकालेंगे। लेकिन अगर एल्कोहल का धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो भी अम्ल क्षार का रिएक्शन है भाई, अम्ल और क्षार यानी ये क्षार ही है ना, अम्ल क्षार की अभिक्रिया है। तो देखो अम्ल धातु पहला जो रिएक्शन है, जो एल्कोहल का आपने धातु से क्रिया कराया है, वो अम्ल और धातु का रिएक्शन हो रहा है कि H+ निकाल रहा है, H2 निकल रहा है, फिर अपना धातु आके लवण बना ले रहा है जिसका नाम एल्कोक्साइड है। वैसे अगर धातु की आप कराएंगे एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया, तो वही है कि आएगा भाई अम्ल है धातु है, क्रिया शो कर रहा है अम्ल धातु वाला। लेकिन अगर आप एसिटिक अम्ल की क्रिया NaOH से कराएंगे तो यहाँ भी अम्ल और मतलब कह सकते क्षार का रिएक्शन होगा, अम्ल और भाई NaOH क्षार है ना, अम्ल क्षार का रिएक्शन होगा, H+ निकालेगा, उधर से OH- निकलेगा। लेकिन अगर आप एल्कोहल का रिएक्शन किससे कराओ NaOH के साथ में, तो वहां से फिर H+ नहीं निकलता। ये मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, आपको बस समझना है कि वहां से H+ नहीं निकला, उसने अम्लीयता का गुण नहीं दिखाया। तो इस प्रकार कह सकते हैं आप कि एल्कोहल जो होता है वो बेहतर अम्ल नहीं है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, हाँ उसकी तुलना में, हालांकि दोनों ही दुर्बल है। ध्यान दो, इसको समझे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आप एथेनोइक अम्ल का एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे C2H5OH, तो उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, हाँ एथेनोइक अम्ल का एल्कोहल के साथ अभिक्रिया स्टीरीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ एस्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिख भी सकते हैं आप लोग। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं, एस्टर। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको ना एस्टरों के पहचानने का तरीका मैंने बताया है, एस्टरों के पहचानने का तरीका मैंने बताया है कि एस्टरों में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होता है, O होता है और R होता है। वहां लाइट पड़ रहा है देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O होता है, O होता है और R होता है।
या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं COOR। वो एल्किल समूह है, मेथिल एथिल प्रोपिल यही रहेगा। तो ये एस्टर के पहचान का तरीका है, इसमें ये होना चाहिए COO, ओ के बगल अगर कार्बन आ जाए, मेथिल एथिल आ जाए तो समझो एस्टर है। इधर कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और इसके IUPAC नाम का तरीका बताया गया आपको। इसका नाम एल्किल लिखा जाता है और शेष बचे हुए पार्ट को एल्केनोन। इस पार्ट को क्या लिखते हैं? एल्किल। हाँ, बचे हुए को लिखते हैं एल्केनोन। अब वहां देखो कि भाई अगर ये मेथिल है तो एथिल है, चाहे जो भी हो, मेथिल एथिल लिख देंगे आप। इसके बाद देखो इधर कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन हो तो मेथेनोट, दो कार्बन एथेनोट, तीन कार्बन प्रोपेनोट, ऐसा कर लेंगे अब। तो देखो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो समझाने के लिए मुझे ना ऐसे बेसिक फंडा बता रहा हूँ कि आप अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, क्या लेंगे? हालांकि मुझे यहाँ एसिटिक अम्ल की बात करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समझ लें आप लोग। अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, ये तो आ रहा है क्या लाइट? चलिए छोड़ी जो भी। अगर आप लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और आप लेते हैं एल्कोहल, क्या लेते हैं? अगर ये दोनों आपस में संपर्क में आए तो क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल संपर्क में आते हैं और ये रिएक्शन जानते हैं होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है? इसका मतलब समझ ले कि यहाँ भी जल निकलेगा। क्या निकलेगा? H2SO4 अगर आ रहा है ना, तो जल के निकलने को जो है प्रोत्साहित करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ से जल निकलता है, लेकिन आपको लग रहा होगा, ऐसा बता रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना H देगा और ये अपना क्या देगा? OH। ऐसा लगता है लोगों को कि ये अपना H देता है क्योंकि अम्ल नाम लिखा है और ये अल्कोहल है, लेकिन वास्तव में जब रिएक्शन देखा गया तो उस केस में देखा गया ना कि ये अपना OH दे रहा था और ये क्या दे रहा था? दी पूछ सकता है आपसे कि एस्टरीकरण प्रक्रिया में OH समूह कहां से आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कहां से आता है? या एसिटिक अम्ल से? ये बहुत बेहतर प्रश्न है कि एस्टरीकरण की प्रक्रिया में जो OH समूह मिलता है, भाई जल निकलता है, एक OH एक H देता है। बच्चों को सामान्य केस में ऐसा लगता है कि भाई चूंकि अम्ल है H+ देगा, वो अपना OH देगा, लेकिन वास्तव में होता क्या है, ये अपना देता है क्या? OH, फिर निकल जाता है जल। क्या निकल जाता है? उसके बाद देखो, मैं इसको R माना हूं ना, तो मैं थोड़ा इसको R' मानूंगा ताकि थोड़ा अलग दिख जाए। क्या दिख जाए? थोड़ा अलग भाई, क्योंकि ये भी यार ये भी यार, आप अंतर कैसे करेंगे भाई? कुछ तो होना चाहिए। तो जानते हैं क्या है, आपको मिलेगा क्या पता है? R, C डबल बॉन्ड O, ये चीज है। इसके बाद ये O बचा है ना, O आके इसके साथ जुड़ता है, OR', RCOOR'। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, ये क्लियर है ना आप लोग? यहां से O जुड़ेगा, R नहीं जुड़ेगा, क्योंकि O के पास से निकला है, जिसके पास से निकलेगा वही आके जुड़ेगा। O के पास से ये छटा हुआ है, O आके इसके साथ जुड़ेगा। मतलब जैसे RCOOH है और यहां से H निकला है O के पास से, R से नहीं, O के पास से निकला है, और इस C के पास से OH निकला है, तो RCO लिख लीजिए आप। लिखने के बाद देखो O के पास से H हटा है और यहाँ C के पास हटा है, तो C के पास O आकर जुड़ जाएगा, और O के पास R भी है। ऐसा नहीं है R को हटा देना है, बस ये बात है कि R को O के बाद लिखना है, R को O के बाद। और फिर जल निकल जा रहा है, निकल तो रहा है जल। तो थोड़ा सा याद रखेंगे आप। इसी प्रकार ये रिएक्शन देखो, मुझे इस पे फोकस करना है, आपको इसको इस पे फोकस करना है। H2O प्लस निकाल दे रहा हूं, प्लस H2O। इसके बाद इसको ध्यान दीजिए आप, अगर मान लीजिए मैं लेता हूं एसिटिक अम्ल, क्या लेता हूं? इसका अगर किससे क्रिया कराएंगे, चलो C2H5OH, एल्कोहल, यही पढ़ना है आपको, आपको तो यही पढ़ना है। ठीक है, और लिख लो सांद्र H2SO4। क्या होगा जानते हैं?
यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, हाँ, और मिलेगा क्या आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O O फिर C2H5, उतना रही वो भी नहीं है। क्या लिखेंगे आप, CH3 CO O C2H5 प्लस जल, इतना तो आ रहा है ना, चलिए छोड़िए, प्लस H2O भी कर दूंगा मैं। जानते हैं इस अभिक्रिया में जो जल निकला है ना, ये अब पूछेंगे कि ये चिन्ह क्यों लगाया गया है। ये चिन्ह होता है उत्क्रमणीय चिन्ह, उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। उत्क्रमणीयता का चिन्ह का मतलब ये जो रिएक्शन है ये इधर भी हो सकता है, मतलब जैसे इससे ये बना है ना, फिर इससे ये भी बन सकता है। अगर आप एस्टर की जल से क्रिया कराएंगे फिर से यही मिल जाएगा। एस्टर मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से एस्टर मिला है और जल निकला है। अगर आप जल की इससे क्रिया करा देंगे एस्टर की, फिर से ये बन जाएगा। इसीलिए इसीलिए अगर आपको एस्टर प्राप्त करना है तो जल को हटाना पड़ेगा। अगर जल नहीं हटाएंगे तो फिर आपको एस्टर मिलेगा नहीं, फिर से उल्टा हो जाएगा भाई। समझ पा रहे हैं कि अगर भाई जल नहीं हटाएंगे तो फिर से रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, फिर से वही मिल जाएगा। तो यही बात है। तो लिखेंगे क्या कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब, हाँ, इस साइड भी हो जाएगी। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसीलिए इसीलिए इस अभिक्रिया में उत्पन्न जल को, इस अभिक्रिया में, अच्छा इसका नाम जानते क्या है, में उत्पन्न जल को तुरंत ही निष्कासित कर लिया जाता है, तुरंत ही निष्कासित कर लिया जाता है। उसका नाम होगा एथिल, अरे वो एस्टर है, एथिल, ये एथिल है, इसको पूरे को बोलेंगे एथेनोट। 2 कार्बन है, थोड़ा आप याद रखें नाम यार, इसका नाम क्या होगा, एथिल एथेनोट। आपके टॉपिक के हिसाब से इसी को फॉलो करना है। इसके बाद अगला क्या पढ़ाऊंगा कि धातु के साथ अभिक्रिया। मान लो देखिए अगला रिएक्शन क्या होगा, एसिटिक अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। जानते हैं अगर एसिटिक अम्ल, ध्यान दीजिए पहले आप, अगर एसिटिक अम्ल धातु से क्रिया करेगी, एसिटिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, मतलब कह सकते हैं ना, धातु का संगत एसीटेट, मतलब जौन सा धातु होगा उसी का एसीटेट बनेगा, क्या, एथेनोट। धातु का संगत एथेनोट, एथेनोट तथा जल, जल उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है, ऐसा कह सकते। तो जल उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है ज्यादा बेटर रहेगा ना।
ध्यान दीजिए आप, अगर आप ले लें एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसी का नाम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल या, हाँ, और इसका आप धातु मान लो सोडियम धातु से क्रिया किया है या पोटेशियम धातु, चलो बता रहा हूँ, सोडियम धातु से क्रिया किया, तो जानते हैं क्या होता है, ये निकलेगा, टूटेगा प्लस माइनस या नहीं आएगा, तो आपको मिलेगा क्या पता है, CH3COO या नहीं, यही तो मिलेगा, COO या नहीं, और साथ में H2 गैस निकल जाएगा, इसको हाफ कर दो आप, इसका नाम देखो, अभी तक आपने पढ़ा था, देखो अगर R हो जाए एल्किल बोलते हो, और यही तो एस्टर की पहचान है, एल्किल एल्केनोट होता है, इतना पार्ट तो एथेनोट है ही, इतना पार्ट एथेनोट है, और ये सोडियम है तो बोलेंगे सोडियम एथेनोट, उसमें क्या है, जो धातु होगा उसका एथेनोट मिल जाएगा, उसमें क्या है, धातु एथेनोट, समझ पा रहे, CH3COO माइनस बनेगा या नहीं प्लस, इसका नाम जानते क्या होगा, सोडियम एथेनोट, और पोटेशियम लिया तो क्या बनेगा, पोटेशियम एथेनोट। एक और जानते हैं, इसका नाम होता है, इसका एक और नाम है एसीटेट, क्या बोलते हैं, CH3COO माइनस, जैसे H प्लस निकलेगा माइनस बचेगा, तो इसका नाम एथेनोट कहते हैं, IUPAC नाम एथेनोट है, और सामान्य नाम होता है एसीटेट, क्या होता है, तो अगर आपने एसिटिक अम्ल लिया है तो एसीटेट भी कह सकते हो, तो दो नाम संभव है, हालांकि एनसीईआरटी में नाम दिया है सोडियम एथेनोट, एक और नाम क्या संभव है, सोडियम, क्लियर है आप लोग, फटाफट लिखिए, देखिए ध्यान से, ये क्लियर है आप कि सोडियम एथेनोट या सोडियम एसीटेट बनेगा जब एथेनोइक या एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाए, पोटेशियम से कराएंगे पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, हाँ कैल्शियम से कराएंगे तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा, लेकिन यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि भाई COO माइनस, कैल्शियम पे 2 प्लस, समझ पा रहे हैं आप, थोड़ा सा ये सब जानते रहो, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है। और ध्यान दें आप, अगर आपने जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा कह सकते, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर आप एसिटिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो जानते हैं क्या मिलेगा, बताया कि सोडियम एसीटेट मिलेगा, जल मिलेगा, और क्या मिलेगा, CO2। अब कैसे बनता कैसे नहीं आपने दूसरे पार्ट में सब सीखा है, प्लस माइनस मिलेगा, ये सब जानते रहिए। अगर आपने एसिटिक अम्ल लिया है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराया है, तो ये सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोट, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोट, और साथ में H2O, साथ में जल, वही CO2। हाँ थोड़ा सा देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं, ये पहला रिएक्शन ऊपर हो रहा ना, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो जानते हैं क्या करेंगे आप इसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर ये गड़बड़ हो गया, इसमें भी 2 से गुणा करें, पीएच वगैरह देखो, देखो ये यहाँ 2 है, ये यहाँ 2 है, ऑक्सीजन देखना है तो टोटल ऑक्सीजन देख लो, टोटल ऑक्सीजन, चलो 2 इधर है, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो ध्यान से, तो ऑक्सीजन यहाँ है तो उससे गुणा होगा 4 और 4 3 7, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 2 6, 1 कार्बन, 1 है, 1 कार्बन, बाकी इसका देखो ये भी बैलेंस नहीं है, जानते क्यों, ये नहीं है तो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन ये देखो ये यहाँ, रुको, हाँ ठीक है बैलेंस है, ये यहाँ 2 है, सही रिएक्शन, ये बैलेंस है अपने आप, ये वाला बैलेंस नहीं था। इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या हुआ, साबुन और अपमार्जक, एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, तो सबसे पहले साबुन पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा अपमार्जक। साबुन क्या है, साबुन की परिभाषा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण, तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि उच्च वसीय अम्ल क्या है, या वसीय अम्ल भी कह सकते हैं, उच्च वसीय अम्ल या वसीय अम्ल, जानते किसे कहा जाता है, यहाँ लिखा गया है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं उसी को उच्च वसीय अम्ल या वसीय अम्ल कहा जाता है, जब उसमें कार्बन की संख्या 10 या उससे ज्यादा हो,
जब कार्बोक्सिलिक अम्ल COH में कार्बन की संख्या कितनी हो जाए, मतलब हाँ टोटल कार्बन की संख्या जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या 10 या उससे अधिक हो जाती है तो उसी को बोलते हैं उच्चवशीय अम्ल। तो यहाँ परिभाषा भी लिखा है कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले चाहे कहो चाहे लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्या कहा जाता है, उच्चवशीय अम्ल या वशीय अम्ल, उच्चवशीय अम्ल। या हाँ जब कार्बन की संख्या आपको दिख जाए कि कभी कार्बन की संख्या कितनी आ जाए 10 या उससे ज्यादा। अगर आपसे कोई कह दे कि उच्चवशीय अम्लों का एग्जाम्पल दो, ये भी थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया है कि उच्चवशीय अम्लों का उदाहरण जानते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है भाई। जब कार्बन की संख्या आपको मोर देन 10 मिले 10 या उससे ज्यादा तो बोलेंगे उच्चवशीय अम्ल है। अगर एच हो जाए तो यही अम्ल बोल देंगे, जैसे मान लो सी ये आर का मान है, C17H35 किसका मान है, आर का, और ये अगर COH हो जाता तो ये उच्चवशीय अम्ल हो जाता। क्या हो जाता, अगर यहीं पे H आ जाए तो ये उच्चवशीय अम्ल हो जाए। लेकिन अभी ये वशीय अम्ल नहीं, उच्चवशीय अम्ल का लवण है। मतलब देखो जैसे अगर आपका RCOOH हो तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, लेकिन अगर RCOO या नए हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। मतलब लवण है, सोडियम है तो सोडियम लवण बोले, पोटेशियम होगा तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, लेकिन हम क्यों कहें कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमको पता है एथेनोइक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कब कहते हैं, जब आपको कार्बन पता नहीं हो। यहाँ पता नहीं कार्बन कितने हैं, आर कह दिया आपने, पता नहीं 2 कार्बन 3 कार्बन, हमको पता ही नहीं। तो इस केस में बुक में लिखा है, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है जब एसीटिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, आप बोलिए सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनॉल, क्योंकि आप जानते हैं क्या बना है। तो ध्यान दीजिए, आप अगर यही मैच लगा दूं तो ये अभी आपका क्या बन जाएगा, उच्चवशीय अम्ल। जैसे COH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अब वही कार्बन की संख्या ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे उच्चवशीय अम्ल। उच्चवशीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। अगर सोडियम लवण है तो उसको बोलते हैं वॉशिंग सोप, धोने वाला साबुन, और पोटेशियम लवण को क्या बोलते हैं, नहाने वाला साबुन। सोडियम लवण को बोलेंगे क्या, वॉशिंग सोप, और पोटेशियम लवण को बाथिंग सोप। ठीक है, अगर यही एच आ जाए ना, इसका नाम होता है स्टीयरिक अम्ल। क्या नाम होता है, स्टीयरिक अम्ल एक प्रकार का ये है, कौन सा, वशीय अम्ल है, उच्च वशीय अम्ल। भाई अम्ल तो है ही, लवण थोड़ा ही है, वो अम्ल हो जाएगा। अगर यही एच लगा देंगे तो हो जाएगा, हाँ मैं लगा दे रहा हूँ। उच्च वशीय अम्लों के एग्जाम्पल कोई पूछ ले आपसे तो आप लिख सकते हैं C17H35 COOH, और देखिए C15H31 COOH। इसका नाम जानते हैं, इसका नाम होता है स्टीयरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, जो कि उच्च वशीय अम्ल का एग्जाम्पल है, वशीय अम्ल का एग्जाम्पल है। कार्बन की संख्या ज्यादा है 10 से ज्यादा। यहां बात करें, इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड। क्या नाम है, पाल्मिटिक अम्ल। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप लवण बनाएंगे तो उसका नाम स्टीरेट बोलते हैं। जैसे स्टीयरिक अम्ल से स्टीरेट बनेगा, पाल्मिटिक अम्ल से पाल्मिटेट बनेगा। तो अगर आपने C17H35 COONA ला दिया तो उसका नाम होगा सोडियम स्टीयरेट। C17H31 COONA ला दिया तो उसका नाम सोडियम पाल्मिटेट। क्या नाम होगा, जैसे एसिटिक अम्ल से एसीटेट बना है, वैसे ही स्टीयरिक अम्ल से स्टीयरेट, पाल्मिटिक अम्ल से पाल्मिटेट। समझ पा रहे हैं आप। और फार्मिक अम्ल से फार्मेट बनेगा। क्या बनेगा, ये भी थोड़ा सा बढ़िया चीज है। जैसे मान लो कोई बोल दे फार्मिक अम्ल हो, तो फार्मिक अम्ल से जब HCO निकल जाएगा, जैसे HCO है फार्मिक अम्ल है, H निकल के O- आ जाए, क्या नाम होगा, फार्मेट। क्या नाम होगा, फार्मेट। आयन अम्ल थोड़े है यार, जब H निकले तब उसकी बात, एट कब लगाना है, एट कब लगाना है, जब H निकल जाए, जब H निकल जाए। समझ पा रहे हैं। जैसे एसिटिक अम्ल से एसीटेट H निकलने के बाद, फार्मिक अम्ल से फार्मेट H निकलने के बाद, सामान्य नाम। ऐसे ही स्टीयरिक अम्ल से स्टीयरेट बनेगा, पाल्मिटिक अम्ल से पाल्मिटेट बन जाएगा, तो इसका नाम सोडियम पाल्मिटेट, इसका नाम
सोडियम, इसका नाम सोडियम पाल्मिटेट, इसका नाम सोडियम स्टीरेट। पोटेशियम करोगे पोटेशियम स्टीरेट बन जाएगा। पोटेशियम वाला कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है। अभी मान लीजिए मुझे आपसे कोई कहते बनाना है, साबुन बनाएं, तो साबुन के बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? पूछता है साबुनीकरण। साबुन की परिभाषा जानते रहो। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, साबुनीकरण के बारे में। जानते हैं साबुनीकरण क्या है? अगर आप ध्यान से, अगर आप ट्राई एस्टर, पहले देख लो साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, तो बोलते हैं ट्राई एस्टरों का, ट्राई एस्टरों ब्रैकेट लिख सकते हैं तेल या वसा, वसा का जलीय NaOH या KOH, जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन के निर्माण की प्रक्रिया, साबुन की निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाता है। साबुनीकरण कहलाता है। तो सुनो ध्यान से, पहले आप समझो ट्राई एस्टर क्या है। जानते ट्राई एस्टर क्या है? आप ऐसा रट लो, ट्राई एस्टर ये है आपका CH2CH, इसके बाद इसी में जानते 3 ठो एस्टर लग जाता है। ये आपका एस्टर है, देखो COO, इसके बाद कार्बन है, COO के बाद कार्बन रहेगा, तो ये एक एस्टर है, 2 एस्टर है और ये तीसरा एस्टर है, तो मिला के क्या बोलते हैं, ट्राई एस्टर। इसी को बोलते हैं तेल या वसा। क्या बोलते हैं? अगर इसी की क्रिया जानते हैं किससे करा दे, जलीय, यानी देखो अगर आपको जो है बनाना है कौन सा साबुन, तो NaOH से कराइए, और नहाने वाला बनाना है तो किससे कराएंगे, जलीय KOH। जलीय NaOH से कराएंगे ताकि Na मिले, Na होगा तो कौन सा हो जाएगा, वाशिंग वाला, और K होगा तो बाथिंग हो जाएगा। मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ वाशिंग वाला, तो Na लेंगे आप, जलीय NaOH। आप जानते हैं इसके बाद होता क्या है, ध्यान से देखिए, होता क्या है ना, ये देखो ये टूटता है, ये आता है, इधर आता है -A+, ये मतलब ऐसा माइनस प्लस, ऐसे ही O पे माइनस आता है और CH2 क्या आता है, ऐसे ब्रेक होता है। आप हल्का सा याद रखें, ये ब्रेक होता है किसमें, CH2+, फिर CH+, फिर क्या CH2+, कितना आया है। इसके बाद आपको मिला है RCOO-, RCOO पे माइनस, RCOO पे माइनस, RCOO पे माइनस, कितनी बार आएगा, 3 बार, 3 बार RCOO पे माइनस आया, यहाँ 3 बार प्लस। तो जानते हैं इनसे क्रिया करेगा Na+ और OH-, क्या क्रिया करेगा, यही आके जुड़ेगा, इस प्लस में माइनस वाला, माइनस में प्लस वाला। लेकिन देखो प्लस की तुलना से मान लो इस प्लस के पास माइनस वाला जोड़ने वाला है, उसकी संख्या तो एक ही, कितनी संख्या है, लेकिन यहाँ चाहिए 3, प्लस के हिसाब से 3 माइनस चाहिए, OH- की संख्या 3 होनी चाहिए, तो आप यहाँ अपने मन से 3 से गुणा कर लीजिएगा। ऐसे KOH से कराना, वहां भी 3 से गुणा कर लीजिए मन से, क्योंकि भाई पर्याप्त नहीं OH-, प्लस की तुलना में, प्लस की तुलना में OH- पर्याप्त नहीं। तो यहाँ आगे कौन जुड़ेगा, CH2OH, CH2OH, और यहाँ भी क्या जुड़ेगा, यही तो होगा भाई, 3 OH आएगा, जुड़ जाएगा आराम से।
इसके बाद 3 बार Na प्लस जाएगा, तो मैं बार बार क्यों लिखूं भाई, एक बार Na प्लस, 2 बार, मैं तीनों साथ में कर दे रहा हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो? यही तुम्हारा साबुन है, कौन सा, वॉशिंग। और ये जानते इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। समझ पा रहे हो कि नहीं यार आप, ये ग्लिसरॉल, इसको थोड़ा सा याद रखें। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसी के आधार पे आप ना, जो आपको याद रखना है, तो मैंने बताया कैसे ऐसे होता है। ये ट्राई एस्टर होता है, तेल अवस्था, इसमें जब जलीय या NaOH या KOH से क्रिया कराते हैं तो आपको साबुन मिलता है। अगर ध्यान दो, अगर आपने क्या किया, यहाँ R के स्थान पे ले लिया C17H35, क्या ले लिया है, तो फिर आपको वही मिलेगा, क्या मिलेगा, सोडियम स्टीयरेट। क्या मिलेगा, यही देख लो एक बार बस। जैसे मैं ले लूँ CH2O, C डबल बॉन्ड O, यही आपको याद रखना है थोड़ा सा, आपको मुख्य ये देखना है। मैंने इसको समझाने के लिए समझाया, ठीक है। ये भी आपका तेल अवस्था है। ट्राई एस्टर बोलिए इसको आप, ट्राई एस्टर। ये आपका ट्राई एस्टर है। अगर इसकी क्रिया आप किससे कराएंगे, जली या NaOH या KOH, अपने मन से 3 मानना है, क्योंकि आपको पता है भाई ब्रेक होगा प्लस माइनस में, भाई यहाँ प्लस आएगा, वहां क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस प्लस। अक्सर पूछता है साबुनीकरण क्या है, तो आपको लिखना है परिभाषा, एक एग्जांपल देके छोड़ देना। साबुनीकरण की परिभाषा लिखना है कि जब आप ट्राई एस्टर, जो कि यही है, बस आर का मान रख, बस आपने आर का मान रखा है ना, आर का मान रखा है तो भी तो ट्राई एस्टर है, 3 एस्टर है। तो ट्राई एस्टर की क्रिया आप जली या NaOH या KOH से कराएंगे तो उससे साबुन प्राप्त होता है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। और साथ में ये मिला है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी कहते हैं कई लोग इसको, ग्लिसरीन सुना होगा आपने ना। ग्लिसरीन स्किन को सॉफ्ट रखता है, त्वचा को मुलायम रखता है, ग्लिसरीन सुना होगा आप लोगों ने यार, ठीक है। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 3 Na प्लस 3 OH माइनस आएगा, OH माइनस आके यहाँ जुड़ जाएगा, और Na प्लस यहाँ जुड़ेगा, आपको मिलेगा क्या, CH2OH, CHOH, और साथ में क्या मिलेगा, C17H35, COO या नहीं, COO, उसको उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं पहले ऐसे लिखो, C17H35 COO के 3 अणु मिलेंगे, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट। क्या मिलेगा, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, ये भाई कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला। अब मैं पढ़ाऊंगा कपड़े को ये साफ कैसे करता है। अब ये भाई आपको यही देखना है, भाई कपड़ा धोने वाले साबुन को आप देखेंगे कि कपड़ा को साफ कैसे करता है। इसको लिख ले फटाफट आप।